लास्ट टाइम हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक टर्म्स देख ली थी और इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। अब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है या कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है वो हम स्टडी करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ज़ीरो ऑर्डर नेम से हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ज़ीरो रिएक्टेंट्स। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब ये कि किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ज़ीरो रिएक्टेंट का मतलब है कोई रिएक्टेंट नहीं है। तो ज़ीरो ऑर्डर को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस। किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल कंसंट्रेशंस की वजह से नहीं हो रही, वो कोई और फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या डेरिवेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल लिखते हैं। हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि ए रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स पी में चेंज हो रहे हैं। हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम लोगों ने ज़ीरो टाइम पे देखा। मतलब हमने जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर लिया या ऑब्जर्व कर लिया। तो 0 सेकेंड्स मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उस टाइम में जो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे हम सपोज कर लेते हैं ए है, ठीक है, ए। और इनिशियल कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोलर। यहाँ पे हम 1 मोलर लिख सकते हैं, 2 मोलर, 3 मोलर, जितने मर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रफली ए लिख दिए। अब कुछ ज़ीरो टाइम के बाद हमने देखा कि कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, तो तब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 मोल्स लिख सकते हैं, 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब कुछ टाइम गुजर गया, उसके बाद हमने रिएक्शन देखा, हमने दोबारा से उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया। तो स्पेसिफिक टाइम के बाद हम कहते हैं t सेकेंड्स के बाद हमने इसकी अब कंसंट्रेशन देखनी है। उस टाइम में t सेकेंड्स के बाद प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ बन गए, मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ बन गई है। हम सपोज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स इस टाइम x मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, इतने प्रोडक्ट्स बन गए। तो रिएक्टेंट्स कितने होंगे, टोटल रिएक्टेंट्स में से जितने प्रोडक्ट्स बन गए उसे माइनस कर दें तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी रिएक्टेंट्स की। तो ये आ गई a माइनस एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब भी हम काइनेटिक्स लिखते हैं किसी भी ऑर्डर की तो उसका पहला स्टेप होता है कि हम लोगों ने उसका जो कंसंट्रेशन इक्वेशन है, कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है हमने वो लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब हमने रेट लॉ इसका लिखना है, रेट लॉ इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट लॉ कहाँ से लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन से।
तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, या एक्टिव कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ को हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखेंगे। तो रेट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, अभी हम पहले रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग रेट की जगह पे, अब रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रेट हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, वो रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखें या प्रोडक्ट्स लिखें, एक ही बात है। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स लिख देते हैं। तो dx ओवर dt अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। जब हम लोग लिखते हैं कि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने रेट लॉ लिखना है, तो हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी लिख देते हैं। तो ये आ गया dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। उससे पहले इक्वेशंस नहीं थी, वो क्या था, रिलेशन थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है, a रिएक्टेंट था, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स। क्योंकि हमने जो इनिशियल हमारे पास कंडीशंस थी वहाँ पर हमने नहीं देखना, बल्कि हमने कहाँ देखना है, कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन हो रहा है उस टाइम में a की कंसंट्रेशन कितनी है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स। तो ये आ गई dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मोलर कंसंट्रेशंस को, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को। तो इस वजह से अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो साथ में हमें इसके यूनिट्स लिखने पड़ेंगे, इस वजह से हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेते हैं। जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ ले आते हैं और dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमने पहले स्टार्ट में बता दिया ये ऑर्डर कौन सा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब ज़ीरो ऑर्डर है उस टाइम में कोई भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो होगा ज़ीरो ऑर्डर में। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x वाली टर्म्स यहाँ पे dx ओवर a माइनस एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू k dt। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इस सब को क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो इसका मतलब है वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ पे हम लिख देंगे 1 और बाकी जो पूरी इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जब हम ये इक्वेशन नंबर 3 रहने देती हूँ मैं, तो ये हमारे पास है dx ओवर ये 1 आ गया इज इक्वल टू k dt, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो भी हम काइनेटिक्स करेंगे ज़ीरो ऑर्डर की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, उसमें हमारे पास पहला स्टेप होगा इसकी कंसंट्रेशंस लिखनी है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने इसका रेट लॉ लिखना है। थर्ड स्टेप में उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हमने इसको इंटीग्रेशन इसकी करें, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू k dt, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है और डिफरेंशियल का साइन है, इसे हम कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा kt प्लस c हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम लोगों ने c की वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, c की वैल्यू पहले निकाल लें कहीं से। कैसे निकालेंगे वो हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस।
इनिशियल कंडीशंस कौन सी हैं? जब हमारे पास टाइम भी ज़ीरो था, वो मैंने यहाँ से रेज कर दी है, ये देखें, जब हम लोगों ने स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशंस लिखी थी तो A और ये 0, ये कंबाइन में लिख देती हूँ दोनों का, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, टाइम T सेकेंड्स में था, A माइनस एक्स, ये x और ये मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, उसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके हम लोग C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशंस पुट करें। जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी? 0, तो 0 इज इक्वल टू, टाइम भी 0 था, k इंटू 0 प्लस C, तो ओवरऑल C की वैल्यू कितनी आ गई? 0। C की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस 0 को हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, तो इसे पुट कर दें, x इज इक्वल टू के टी प्लस 0। अब ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएं, हमारे पास y एक्सिस पे क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये y एक्सिस पे आती है, जो ये वैल्यू है ये x एक्सिस पे आती है। ये हमारे पास m स्लोप होती है और c हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। तो जब किसी भी इक्वेशन में इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, मतलब ज़ीरो है, जैसे इस इधर कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, क्या है ये? ज़ीरो है, उस टाइम में ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो अब इस ग्राफ को हम देखें, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? x, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स x है, ठीक है। कंसंट्रेशन लिख सकते हैं या हम सिर्फ x लिख दें। उसके बाद x एक्सिस पे क्या है? टाइम, तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा? m और c। m हमारे पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या है? k, रेट कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। जब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा और इसका स्लोप जो है वो रेट कांस्टेंट होगा। ये तो हमारे पास इसका ग्राफ निकल आया, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना होता है, काइनेटिक्स में हमने रेट निकालना होता है। तो हम यहाँ से रेट को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बस हम इसको, ये जो इक्वेशन आई है, इसे इक्वेशन नंबर 7 कह लें, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे और हमारे पास वैल्यू निकल आएगी रेट कांस्टेंट की। इसको रीअरेंज करें, x इज इक्वल टू के टी को, k इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट निकल आया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम इसका जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 8, इस इक्वेशन से हम लोग इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और इसकी हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स, उसकी हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसके यूनिट्स। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, ये हमने सेकेंड लेक्चर में भी देखा था और भी मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? हम यहाँ पर सेकंड भी कर सकते हैं, मिनट्स भी कर सकते हैं, आवर्स भी कर सकते हैं, डेज भी, ईयर्स भी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैब में हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं वो मोस्टली सेकंड्स में या मिनट्स में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड्स कर लेते हैं। अब हमारे पास यूनिट क्या बने? मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकंड। ये हमारे पास यूनिट्स आ गए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। उसके बाद हम इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जितना टाइम रिक्वायर होगा उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब यहाँ पे हम लोग इसकी हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। इस इक्वेशन में हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स आए हैं, अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए, और टाइम के बाद, हाफ लाइफ के बाद ए की कंसंट्रेशन a/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो x की कंसंट्रेशन है उसकी जगह हम लोग a/2 पुट करेंगे
और जो टाइम है वो हाफ टाइम है, मतलब हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ को हम टी हाफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ लाइफ। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, k इज़ इक्वल टू एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, a/2 और t हाफ टाइम की जगह। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो t हाफ इधर आ गया और a/2k। अब यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जो ज़ीरो ऑर्डर है उसमें हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन जो इसका रेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। आपने ये दोनों बातें याद रखनी हैं कि ज़ीरो ऑर्डर का जो रेट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और जो टाइम है या हाफ लाइफ है, हाफ टाइम है या हाफ लाइफ है, वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी हम इसको इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के बाद हम लोग ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेम से पता चल रहा है कि वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन depends on the initial concentration of one reactant only। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग किस तरह से उसकी काइनेटिक्स को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर को कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं, इसकी कंसंट्रेशंस जब टाइम ज़ीरो था उस टाइम में कंसंट्रेशन देख लेते हैं, तो वो सेम वैसे ही होगी। ए कंसंट्रेशन है और हमारे पास इसके यूनिट्स क्या हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रोडक्ट्स ज़ीरो होंगे। जब रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है उस टाइम में प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़ीरो हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग रिएक्टेंट्स को देखें तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। हमने कुछ टाइम के बाद देखा, टी सेकेंड्स के बाद देखा, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन x हो गई है और टोटल कंसंट्रेशन A-x है। यूनिट सेम रहेंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ सेम वैसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग रेट लॉ लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी लिख देंगे और रेट की वैल्यू लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई। विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं dx/dt, इसी वजह से हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखते तो हम लोग नेगेटिव लिखते। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इज इक्वल टू k इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a-x, तो dx/dt इज इक्वल टू k इंटू a-x। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट है। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर में जो एक्सपोनेंट, हम कोई भी ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें हम एक्सपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक्सपोनेंट 1 लिखेंगे। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, dx/
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसमें नहीं, नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये रीअरेंजिंग वाला स्टेप था। तो इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसे। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स है। अगर हम डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, जब इसकी पावर 1 है उस टाइम हम अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये इक्वल आता है माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स के इज इक्वल टू के डी टी। हम लोग लिखते हैं उसी तरह से जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर में किया था, के टी, इसका सॉल्यूशन के टी और प्लस सी। सी हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हम लोगों ने सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, जब टाइम भी ज़ीरो है और हमारे पास एक्स की कंसंट्रेशन भी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे टाइम भी ज़ीरो है और एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो उस टाइम में हम लोग अगर इसको इधर इक्वेशन नंबर 4 में टी और एक्स की वैल्यूज़ पुट करें, ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो ये आ गई माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू, ये ज़ीरो आ गया, प्लस सी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए। ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें और तो भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो y एक्सिस पे क्या आएगा, हमारे पास ये वाली कंसंट्रेशन y एक्सिस पे आएगी, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। x पे क्या आएगा, टाइम, टाइम हमारे पास x पे आएगा। उसके बाद अब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू गिवन है। तो c की वैल्यू गिवन होगी, हम लोग यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा और c की वैल्यू 0 नहीं है, इसी वजह से ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। स्लोप इसकी हमारे पास है k, स्लोप वही है रेट कांस्टेंट। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। तो रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे। तो रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को। ये हमारे पास आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ए। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए हमें चाहिए वैल्यू k की। तो पहले नेचुरल लॉग को इस तरफ ले आते हैं, नेचुरल लॉग a माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू के टी। अब दो नेचुरल लॉग्स में अगर माइनस का साइन है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये डिवाइड हो सकते हैं। दो नेचुरल लॉग्स में प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये नेचुरल लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हम लोगों ने k की वैल्यू निकालनी है तो बस यहाँ से निकल आएगी k की वैल्यू रेट कांस्टेंट की। ये आ गई 1 ओवर t इंटू नेचुरल लॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ये निकल आई है रेट की वैल्यू। अब हम इसके यूनिट्स को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी हाफ लाइफ। तो यूनिट्स निकालने के लिए हमें पता है टाइम के यूनिट्स और कंसंट्रेशन के यूनिट्स। तो टाइम के यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, k इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड
और हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। नेचुरल लॉग जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। ए जो है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और जो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है उसके यूनिट्स भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब कुछ टाइम के बाद हमने देखा था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A-X हो गई थी, तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ये कैंसिल हो गया, यूनिट हमारे पास आ गया पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर में जो यूनिट है रेट के की रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो पर सेकंड है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसकी हाफ लाइफ को, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ में कैसे निकालेंगे हम लोगों ने जो एक्स है मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसे A/2 कर देना है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन के जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उस टाइम हम कहते हैं ये हाफ लाइफ है। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जो एक्स है उसकी वैल्यू A/2 पुट कर देंगे और टाइम जो है उसे हम T½ पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसका सबस्क्रिप्ट है, T½ जो हाफ लिखा हुआ है इसका सबस्क्रिप्ट है। अब हम लोग वहाँ पर इक्वेशन जो हमने रेट की कैलकुलेट की थी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई K = 1/T½ उसके बाद नेचुरल लॉग A एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय A-X की जगह हमने A/2 पुट कर दिया। तो टोटल A में से अगर हम हाफ A निकाल दें तो क्या हमारे पास रह जाएगा, हाफ A ही रह जाएगा। तो K = 1/T½ नेचुरल लॉग A डिवाइडेड बाय A/2। अब हम क्या करेंगे, A से A कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, A से A को कैंसिल कर देंगे। ये देखें K = 1/T½ और ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 1/1/2। अब यहाँ पर जो 1/2 है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। T½ = 1/K नेचुरल लॉग 2। अगर नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आती है 0.693। हम यहाँ पे लिखेंगे T½ = 1/K × 0.693 या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय K। अब इस इक्वेशन में देखें आपको कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नज़र आ रही है। हम लोगों ने देखा था इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A थी। तो कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, देखिए ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और K भी कांस्टेंट था, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। और फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट है वो डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अब देखिए आप लोग नोट किया होगा कि ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इन्वर्स हैं। ज़ीरो ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन के, लेकिन उसकी हाफ लाइफ जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर की का जो रेट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन पे या एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इसी तरह उसकी हाफ लाइफ जो थी वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।